संदीप ठाकुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था रविंद्र जी कि जो सरकारी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को हमें बिल्कुल 100% जो है विश्वास नहीं करना चाहिए और उसको लेके भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये घोषणाएं तो बहुत होती रहती हैं यहाँ पे, लेकिन जब असली जामा जो है पहनाने का वक्त आता है तो उसमें घोषणाएं जो है वो आधे से ज्यादा क्या 90% घोषणाएं जो हवा हवाई हो जाती हैं। इसका एक कौन उदाहरण सी मैं घोषणा आपको की बात कर रहे हैं आप? किसको रेफर कर रहे हैं? वो एक करोड़ के चेक को या 1,000 करोड़ के ना घोषणा? एक करोड़ के चेक को ना 1,000 करोड़ को। जब जैसे आपने कहा कि भाई केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि जितने बच्चे अनाथ हुए उनको सरकार पढ़ाएगी, उनको सरकार लिखाएगी, उनको सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। घोषणा तो कर दी केजरीवाल जी ने, लेकिन ये कितना टफ प्रोसेस है ये ये हर आदमी को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है। वो मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि आपको प्रिंस याद होगा, एक प्रिंस था जो बोरवेल में गिर गया था ना एक बच्चा। हाँ जी, उसको बिल्कुल गिर गया था। उसको कितने लोगों ने, कितने पॉलिटिकल लीडर्स ने चेक दिए थे, उसके 90% 95% चेक बाउंस हो गए, जो कैश ही नहीं हुए। और वो जो बालक था उस वक्त, वो अब जवान हो चुका है और वो एक हरियाणा में एक चाय की दुकान पे गिलास धोने का काम करता है और एक दुकान चलाता है चाय की। तो ये हालत है सरकारी घोषणाओं की। इसलिए जो बच्चे अनाथ हुए हैं बेचारे, उनका क्या होगा ये सोच के मुझे बड़ा बहुत ही मतलब अंदर से मैं हिल जाता हूँ। ये सरकारी जी घोषणाएं तो ऐसे ही हवाबाई हैं। हवा हवाई हैं। वीरेंद्र जी, आपका लास्ट कमेंट। वीरेंद्र जी, सॉरी रविंद्र जी, संदीप जी ने बहुत अहम मुद्दा उठाया और मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा अपने आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से। देखिए, ये जो घोषणाएं होती हैं चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान या बाद में, एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है कि प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस का पूरा इसका एक ऑडिट होना चाहिए कि किस पार्टी ने, चाहे वो कोई पार्टी हो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रूलिंग हो अपोजिशन हो, किस पार्टी ने, खैर अपोजिशन के बाद तो चांस ही नहीं होगा, लेकिन जिस पार्टी ने अनाउंसमेंट्स किए हैं उसकी बकायदा अनाउंसमेंट्स की एक लिस्ट जारी होनी चाहिए और उसके कार्यकाल में वर्सेस परफॉर्मेंस, इसका बकायदा एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे सीएजी बना हुआ है, इसी तरीके से एक अथॉरिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूं जिस दिन हम लोग, रविंद्र जी, ये काम कर ले जाएगी, भारतवर्ष की जनता डिमांड करना शुरू कर देगी, तो हमें प्रॉमिस को एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम सब अपनी आंखों से इसको बदलते हुए देखेंगे अपने जीवन काल में। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भाई इस तरह के ऑडिट्स होने चाहिए ताकि सरकार को कटघरे में लाना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में अपनी घोषणाएं करते हैं, चुनाव रैलियों में घोषणाएं करते हैं, कई बार चुनाव रैलियों में कोई घोषणाएं करते हैं और मैनिफेस्टो में कुछ अलग करते हैं, तो उन सबका लास्ट ईयर जो रिपोर्ट कार्ड की बात करती है, जो मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिखाती है या सरकार भी कई बार अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है, तो उसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। जनता को बताना चाहिए कि आपने कहा था 100 दिन में काला धन लाएंगे, आपने कहा था हम पेट्रोल डीजल के पैसे घटाएंगे, आपने कहा था हम डॉलर की कीमत को कम करेंगे, आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और ना जाने कितने वादे किए थे। तो क्या ये सिर्फ एक पार्टी की नहीं बात है, किसी भी पार्टी की बात है, तो वो हुआ, और हुआ तो कितने परसेंट हुआ और कितने परसेंट पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ये तय होना चाहिए। फिर जनता अपने आप फैसला करेगी। और जो बात वही आ रही है शुरुआत में, जो हम लोगों ने बात कही, आप दोनों लोगों ने भी बात कही, कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अपने सभी नागरिकों को, निवासियों को एक ही नजर से देखना चाहिए और सबके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चों में माँ जो है भेदभाव नहीं करती है, सबको बराबर से वो फीड कराती है, करती है, तो ऐसे ही ये काम है। जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, उसका काम ही यही है कि कहीं उसके प्रति ऐसी भावना ना किसी की आ जाए कि हाँ ये मेरे लिए कम और उसके लिए ज्यादा करते हैं। और जब ये भावना ऐसी आती है तो वहीं से विखंडन शुरू हो जाता है, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और एक नेता के प्रति यदि एक किसी भी समाज का विश्वास टूटता है तो दूसरे नेता का खड़ा होता है और वो अगेन वहां पे अपना जहर बोना शुरू करता है और समाज बंटता चला जाता है। आज भी हम 70 सालों के बाद भी अलग अलग जातियों में, अलग अलग मजहबों में क्यों बटे हुए हैं? आज क्यों नफरत का माहौल इस कदर हावी हो गया है कि हम हिंदुओं को कहा जा रहा है हिंदू खतरे में? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं खतरे में, मुझे आप लोगों दोनों का भी नहीं पता कि आपको खतरे में लगते हैं या नहीं लगते हैं, ऐसे और मैं हिंदुओं को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी बात जहां तक करता हूं मुझे कहीं कोई खतरा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोगों को खतरा लगता है या जबरदस्ती उनको खतरा लगवाया जाता है। आज सोशल मीडिया में पता नहीं कब के, कहां के, कौन से वीडियो, कौन से देश के वीडियो
ला के डाल दिए जाते हैं और उनको प्रचारित किया जाता है कि देखिए ये फलाने जगह की घटना है। भी जिस तरह से बंगाल में हमने जब हिंसा देखी तो बंगाल की जो हिंसा थी, पुराने 10 साल 5 साल पुराने वीडियो, कुछ बांग्लादेश के वीडियो वहां पे आ गए और डाले गए और ये बताया गया कि ये फलानी पार्टी काम कर रही है, हिंसा कर रही है। वीरेंद्र जी 30 सेकंड में अपना कमेंट पूरा करिए। आप जी, दो बातें। एक तो रविंद्र जी, आपने हिंदुत्व के खतरे की बात करी, तो ये सबके जग जाहिर है कि जब जब एक पार्टी विशेष सत्ता में आती तब तब हिंदुत्व खतरे में आता है। अदरवाइज उसके अलावा हिंदुत्व पूरी तरह से सुरक्षित पहले भी था, आज भी है और आने वाले अंत काल तक सुरक्षित होगा। दूसरी बात, आपने एक बहुत बड़ी बात कही पक्षपात की, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको 2 दिन पुरानी घटना पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब एक पोस्टर लगा कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों ले गए, उस पर 21 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई रविंद्र जी। और परसों एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ इतना जबरदस्त, चौंकाने वाला और इतना घिनौना, मैं तो कहूंगा कुकृत्य किया गया, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा उस व्यक्ति द्वारा, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई तक की मांग तक नहीं की। आईएमए ने मांग करी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय पक्षपात का उदाहरण पूरे देश में नहीं हो सकता है। इस महामारी में जहां पर डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, महामारी एक्ट लगा हुआ है, उसके अंदर तुरंत दिन बात कर रहे हैं। मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ। जी जी जी, मैं उनके अपने मुंह से नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसके अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, मुझे आज भी इस पे आश्चर्य है और मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी है कि ऐसे आदमी अभी भी बाहर खुले घूम रहे हैं बिना गिरफ्तार हुए। चलिए वीरेंद्र जी, और ये मुझे लगता है तब तक घूमते रहेंगे जब तक सरकार इनको इजाजत देगी, और ये तब तक लोगों की भावनाओं से, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते रहेंगे जब तक सरकार इनको अपने जेब भरने के लिए इजाजत देगी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो एलोपैथी की, जिस तरह से आपने कहा, वो कहते हैं मर्डरर हैं, डॉक्टर्स मर्डरर हैं, लेकिन ये खुद ये कहते हैं कैंसर का इनके पास 100% सुरक्षित इलाज है। इस तरह के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं। मुझे नहीं पता इनके पास कौन सी डिग्री है, और जब यही लोग वो हैं जब बीमार होते हैं तो पता लगा, भी आपको याद होगा कुछ समय पुरानी ही बात है, जब बालकृष्ण जो इनके वो सज्जन पार्टनर हैं वो बीमार हुए थे, उनको हार्ट अटैक की बात कही गई थी, तो भागे भागे सब लोग एम्स में ले गए थे। तब इन्होंने क्यों नहीं अपने यहाँ ही ट्रीटमेंट किया। यहां तक कहा जाता है कि जब रामदेव के पैरों का, कुछ घुटनों का, हालांकि उसके भी तथ्यात्मक मेरे पास सबूत नहीं मिल पा रहे, कहीं से मुझे चीजें नहीं, अभी आज किसी ने बताया कुछ रिसोर्सेज हैं, जब इन्होंने लंदन में जाके इलाज कराया था तो वहां से डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, तो उन डॉक्टर्स को भी मैं प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कर रहा हूं ताकि वो कंफर्म कर सकें। तो अगर आप आयुर्वेद को, मैं आयुर्वेद को पूरी तरह से मानता हूं, अच्छी तरीके से मानता हूं, एलोपैथी का ट्रीटमेंट कम से कम लेने का प्रयास करता हूं क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कह देना कि वो मर्डरर हैं, ये मैं नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मानेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।